हेलो मेरे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल के अंदर में। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं रेसिडेंशियल स्टेटस का लेक्चर नंबर 3, जिसके अंदर में हमारा लेक्चर नंबर 1 एंड लेक्चर नंबर जो सेकंड था उसको हम एक बार रिवाइज करेंगे। देन हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 3। सो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। आखिर हमने बात करी थी रेसिडेंशियल स्टेटस। आखिर हम रेसिडेंशियल स्टेटस को जो फाइंड आउट करते हैं, क्या वो हमारे लिए निकालना कंपलसरी होता है या हमारे लिए कंपलसरी नहीं होता है, देन उसकी बात करेंगे। सो हमारे लिए रेसिडेंशियल स्टेटस की बात करेंगे। अगर आपने मेरे साथ अगर बेसिक कंसेप्ट अगर मेरे साथ आपने पढ़ा है, सो उसके केसेस में जो कि आपको मैंने स्टेप्स लिखवाए थे, कैसे कि हम टैक्स लायबिलिटी को कैसे कैलकुलेट करते हैं। देन जो कि आपका स्टेप नंबर 1, जो कि फर्स्ट है आपका स्टेप, उसके अंदर में भी आपका रेसिडेंशियल स्टेटस फाइंड आउट करने के लिए भी बोला गया है। अगर आप रेसिडेंशियल स्टेटस को फाइंड आउट नहीं करोगे तो आप एग्जैक्ट टैक्स लायबिलिटी को कैलकुलेट नहीं कर सकते हो। सो रेसिडेंशियल स्टेटस जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट होता है, एंड रेसिडेंशियल स्टेटस का आता है आपका सेक्शन नंबर 6। सेक्शन नंबर 6 आता है आपका रेसिडेंशियल स्टेटस, एंड सेक्शन नंबर 6 क्या बात करता है, सो उसकी बात करते हैं। पहले तो हम रेसिडेंशियल स्टेटस की बात करते हैं। रेसिडेंशियल स्टेटस हम किस किस का निकालेंगे, ठीक है। हम जो हमारे पर्सन्स थे, ठीक है, कौन से पर्सन्स थे हमारे, इंडिविजुअल थे, एंड एच यू एफ था, फर्म था, कंपनी था, एंड एल एल पी। सो हम इन सब का क्या निकालेंगे, हम रेसिडेंशियल स्टेटस फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। जो इसको हमारी कुछ कैटेगरीज में, ठीक है, डिवाइड कर रखा है, ठीक है, ब्रॉड कैटेगरीज में कुछ डिवाइड कर रखा है, ठीक है। वो फर्स्ट कौन सा आपको आर ओ आर को फाइंड आउट करना है, ठीक है, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट को फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट है आपका रेसिडेंट एंड बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, यानी कि आर एन ओ आर वाला केसेस में, ठीक है, एन आर ओ आर वाले केसेस को भी आपको फाइंड आउट करने भी सिखाऊंगा मैं आपको। और नॉन रेसिडेंट के लिए भी आपकी कौन सी कंडीशंस होती है, अगर उसको आप फुलफिलमेंट करोगे सो आपको रेसिडेंट होगा, अगर उनको फुलफिलमेंट नहीं करोगे तो वो आपका नॉन रेसिडेंट होगा, उसकी भी बात करेंगे हम, ठीक है। और इसके बाद जो कि हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है, वो होता है हमारा इंडिविजुअल का। इंडिविजुअल का हमें, ठीक है, इंडिविजुअल का हमारा रेसिडेंशियल स्टेटस ये निकालना आपके लिए कंपलसरी होता है। सो वो इम्पोर्टेंट भी, एग्जाम में भी क्वेश्चन उसी से पूछा जाता है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस, ठीक है। उस केसेस में आपका रेसिडेंट होगा या फिर हमारा नॉन रेसिडेंट होगा, ठीक है। अगर हमें सिर्फ सिंपली, अगर हमें सिर्फ रेसिडेंट फाइंड आउट करना है या फिर नॉन रेसिडेंट, सो आपको क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, इसके लिए आपको बेसिक कंडीशंस हैं, ठीक है, बेसिक कंडीशंस, देन उसको चेकआउट करना पड़ेगा। एंड अगर आप इन तीनों चीज़ों को चेकआउट करते हो, ठीक है, जो कि था आपका आर ओ आर और आर एन ओ आर और एन आर वाले केसेस में, सो आपको इसके लिए आपको देखनी पड़ेगी एडिशनल एडिशनल कंडीशंस, एडिशनल कंडीशंस को चेकआउट करना पड़ेगा। सो देन अगर आपके एडिशनल कंडीशंस, ठीक है, आपकी दो एडिशनल कंडीशंस होगी, अगर आपको बोथ कंडीशंस को अगर सेटिस्फाइड कर जाता है तो क्या कह दोगे आप, वो हमारा रेसिडेंट है एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, ठीक है। आपकी दो कंडीशंस में से अगर एक कंडीशन को भी अगर फुलफिलमेंट नहीं करती है, दोनों को फुलफिलमेंट नहीं करती है, फिर सेटिस्फाइड, या फिर अगर सेटिस्फाइड नहीं करती, सो आप उस रीजन में आप कहोगे रेसिडेंट एंड बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, ठीक है। अगर आपके बेसिक कंडीशंस को भी सेटिस्फाइड नहीं करती, एंड देन आप, तो आप कह दोगे आपका बेसिक कंडीशंस को भी सेटिस्फाइड नहीं करती एंड एडिशनल कंडीशंस को भी सेटिस्फाइड नहीं करती, तो कह देते हैं आप नॉन रेसिडेंट का केस हो जाएगा, ठीक है आपका। आइए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। रेसिडेंशियल स्टेटस था, ठीक है, वो जो कि इंडिविजुअल में, ठीक है, देन उसके लिए हमारी जो कुछ बेसिक कंडीशंस गिवन है, ठीक है, उसकी बात करेंगे, ठीक है। जो बेसिक कंडीशंस है, जैसे जो कि आपका नंबर ऑफ स्टेज पे, ठीक है, नंबर ऑफ डेज का स्टे इन इंडिया है, देन उसके ऊपर आपका डिपेंड करता है रेसिडेंशियल स्टेटस, ठीक है। जितने जैसे कि अब आती है हमारी बेसिक कंडीशंस, ठीक है, जो कि आती है अंडर सेक्शन का 6 सब सेक्शन नंबर 1, जो कि इंडिविजुअल का है। अगर इंडिविजुअल हमारा इंडिया का है, ठीक है, और ऐसा भी नहीं कह सकते कि आपका जो कि इस ईयर में, ठीक है, कोई इंडिविजुअल इस ईयर में वो, ठीक है, रेसिडेंट हो, जो नेक्स्ट ईयर में हो तो वो नॉन रेसिडेंट भी हो सकता है।
हम बात कर रहे थे बेसिक कंडीशंस की, ठीक है। तो बेसिक कंडीशंस में, ठीक है, इंडिविजुअल के केसेस में अगर मान लीजिए, ठीक है, ऐसा कंपलसरी नहीं कि इस ईयर में, ठीक है, जो कि इंडिविजुअल या फिर कह सकते हो आप कोई भी पर्सन इंडिविजुअल है या फिर कंपनी है, ठीक है, इस ईयर में वो रेसिडेंट हो और जो नेक्स्ट ईयर में वो नॉन रेसिडेंट भी हो सकता है, ठीक है। रेसिडेंट आपके, ठीक है, रेसिडेंट एंड जो आपका रेसिडेंशियल स्टेटस है एंड सिटीजनशिप है, दोनों ही डिफरेंट थिंग्स है, ठीक है। सिटीजनशिप कब कहोगे आप, जब आपका बाय बर्थ होगा, एंड रेसिडेंशियल स्टेटस आपको जो कि है आपका टैक्स लाइबिलिटीज निकालने के लिए आपके लिए इम्पोर्टेंट है। देन अगर आपका रेसिडेंशियल स्टेटस नहीं होगा, देन आप जो कि आप टैक्स पे करने के लिए लाइबल नहीं हो गए इंडिया के अंदर में। और इसके लिए आपको जैसे कि इसमें लिखा गया कि एनी वन, ठीक है, एनी वन कंडीशंस को क्या करना पड़ेगा, सेटिस्फाइड करना पड़ेगा। कौन सी, बेसिक कंडीशंस की। कोई भी एक कंडीशंस को अगर सेटिस्फाइड कर जाता है, देन क्या कहेंगे कि उस पर्सन को रेसिडेंशियल स्टेटस का राइट मिल चुका है। एंड जो कि अब कंडीशन की बात करते हैं, ठीक है, बेसिक कंडीशंस की, ठीक है, जो कि फर्स्ट कंडीशन है, मैं इनको दो दो बार रिपीट कर दूंगा। देन अगर आपको फिर भी समझ नहीं आएगा तो देन आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। और हमारे जो कि रेगुलर क्लासेस है, देन उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो नीचे स्क्रॉलिंग में। देन आपका जो कि कॉन्टैक्ट नंबर है, वहाँ से भी जाके आप सीधे कॉन्टैक्ट कर सकते हो ऑफलाइन एंड ऑनलाइन क्लासेस के लिए, ठीक है, अवेलेबल है। एंड देन आइए स्टार्ट करते हैं बेसिक कंडीशंस, ठीक है। स्टार्ट करते हैं बेसिक कंडीशंस की। जो फर्स्ट कंडीशन आती है वो कौन सी आती है, जो कि आपका, ठीक है, प्रीवियस ईयर में, ठीक है, टोटल पीरियड 182 डेज या उससे ज़्यादा के लिए स्टे इन इंडिया होना चाहिए इंडिविजुअल, ठीक है। फिर से रिपीट करता हूँ, 182 डेज या फिर उससे ज़्यादा के लिए स्टे होना चाहिए इंडिया में। तो क्या मिल जाएगा आपको, रेसिडेंशियल स्टेटस मिल जाएगा, फर्स्ट कंडीशन आती है, ठीक है। और सेकंड कंडीशन को चेकआउट करने के लिए, ठीक है, क्या है, जैसे कि ही हैज़ बीन इन इंडिया ड्यूरिंग 4 ईयर, ठीक है, 4 ईयर में से जो कि आपका 365 डेज और या फिर उससे ज़्यादा का स्टे होना चाहिए इंडिया के अंदर में। एंड इसी के अंदर में जो हमारी सेकंड कंडीशन है, उस कंडीशंस में आपकी एक और कंडीशन आती है, वो आती है आपकी प्रीवियस ईयर में, ठीक है, एट लीस्ट 60 डेज का स्टे होना चाहिए, एट लीस्ट 60 डेज का स्टे होना चाहिए, ठीक है, रेलिवेंट प्रीवियस ईयर के अंदर में। फिर से रिपीट करता हूँ सेकंड कंडीशन, जो कि आपकी, जो कि 4 ईयर, ठीक है, इमीडिएटली प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर, ठीक है, इमीडिएटली प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर का मतलब कि जो कि आपका अभी करंट में ईयर चल रहा है, ठीक है, देन जो कि आपका अभी निकला है देन ईयर, वो डेट इज योर प्रीवियस ईयर, ठीक है। प्रीवियस ईयर में आपको जो कि है 4 ईयर्स में से, ठीक है, 365 डेज के लिए या फिर उससे ज़्यादा के लिए, ठीक है, स्टे होना पड़ेगा। एंड इसी के अंदर में एक और कंडीशन आती है, जो कि आपका रेलिवेंट प्रीवियस ईयर में कितने डेज का, एटलीस्ट 60 डेज का स्टे होना चाहिए, ठीक है। एंड देन आप इस इन दोनों में से किसी एक कंडीशंस को अगर सेटिस्फाइड कर जाते हो, ठीक है, एनी वन कंडीशंस हो, आपको मिल जाता है रेसिडेंशियल स्टेटस का, ठीक है। एंड अगर दोनों में से अगर एक भी कंडीशंस को सेटिस्फाइड नहीं करते, ठीक है, फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाइड नहीं करते एंड सेकंड कंडीशंस को अगर सेटिस्फाइड नहीं करते, तो आपको मिल जाए एनआर का, यानी कि नॉन रेसिडेंट का स्टेटस मिल जाएगा। सो एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, ठीक है। जो कि आपकी फर्स्ट कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन क्या है, ठीक है, 182 डेज और मोर, ठीक है, डेट इज योर फर्स्ट कंडीशन। एंड सेकंड के अंदर आती है आपकी टू कंडीशंस। फर्स्ट कंडीशन इज योर एट लीस्ट 60 डेज का स्टे होना चाहिए रेलिवेंट प्रीवियस ईयर में, ठीक है, प्रीवियस ईयर में इसमें एट लीस्ट 30, सॉरी, एट लीस्ट 60 डेज का क्या होना चाहिए, स्टे होना चाहिए प्रीवियस ईयर के अंदर में। एंड इसी के अंदर में एक और आती है आपकी 4 ईयर्स में से यह कितने डेज का स्टे होना चाहिए, वो होना चाहिए 365 डेज का इमीडिएटली प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर का। सो आपको क्या मिल जाएगा, अगर इन दोनों में से किसी एक कंडीशंस को भी अगर सेटिस्फाइड कर देते हो, चाहे वो फर्स्ट कर देते हो
चाहे वो आप सेकंड कर देते हो, देन आपको मिल जाता है रेसिडेंशियल स्टेटस। ठीक है, और अब आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको ये पूरा समझ आया होगा अच्छे से। ठीक है, एंड नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एंड नेक्स्ट गिवन है नोट। ठीक है, नोट की बात करते हैं। ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे कि आपको कुछ एरिया दे रखा है, ठीक है, जो कि आपका स्टे इन इंडिया, देन इसी एरिया के अंदर रहता है, तो आपका स्टे इन इंडिया माना जाएगा। अगर इससे बाहर चला जाता है तो आपका स्टे इन इंडिया नहीं माना जाएगा। ठीक है, जो कि आपका आता है टेरिटोरियल वाटर। ठीक है, टेरिटोरियल वाटर इंडिया का जो कि है, डेट इज योर 12 नॉटिकल माइल्स इन द इनटू द सी फ्रॉम द इंडियन कोस्ट लाइन। ठीक है, कितना, 12 नॉटिकल यानी कि 12 नॉटिकल माइल्स तक का। ठीक है, माइल्स तक का आपका जो कि समुद्र का एरिया आता है, अगर इसी के अंदर रहता है, देन वो हो जाता है आपका इंडिया का स्टे इन इंडिया माना जाएगा। एंड देन उससे अगर क्रॉस कर जाता है, ठीक है, तो वो आपका अदर कंट्री का ही स्टे माना जाएगा, वो इंडिया का स्टे नहीं माना जाएगा। एंड नेक्स्ट आता है आपका एक्सेप्शंस, एग्जेम्पशंस। ठीक है, उसकी बात करते हैं। एंड ठीक है, फॉर एग्जांपल, अगर आप इंडिया के इंडियन सिटीजन हो, ठीक है, और आप इंडिया को छोड़ के जा रहे हो, ठीक है, वो भी रेलिवेंट प्रीवियस ईयर एज अ मेंबर ऑफ अ क्रू of an Indian ship for the purpose of employment outside India। ठीक है, अगर आप, ठीक है, लीव इंडिया वाला केस इससे। ठीक है, अगर आप इंडिया को छोड़ के जा रहे हो, इसके लिए छोड़ के जा रहे हो, एम्प्लॉयमेंट के लिए। ठीक है, जो कि आपकी नौकरी फिक्स हो चुकी है वहाँ पर, मतलब कि जो भी आपका ज्वाइनिंग लेटर्स मिल चुका है, ठीक है, एनओसी मिल चुकी है, देन आप ज्वाइन करोगे। सो आप इंडिया को छोड़ के जा रहे हो, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट के लिए। ठीक है, और नेक्स्ट है आपका विजिट इंडिया वाला केस। ठीक है, विजिट इंडिया वाले में, ठीक है, विजिट इंडिया, ठीक है, अगर मान लीजिए कोई इंडियन ओरि अगर कोई इंडियन सिटीजन है, ठीक है, या फिर कोई पर्सन है, ठीक है, और वो इंडियन ओरिजिन है, ठीक है, जो कि आउटसाइड इंडिया से कम कम सो रहा है, मतलब कि आ रहा है, आउटसाइड इंडिया से आ रहा है, कहाँ पर, इंडिया के अंदर में आ रहा है। ठीक है, और प्रीवियस ईयर में, देन ये आपका कुछ एग्जम्पशन से एक आया आपका विजिट इंडिया वाला केस। ठीक है, एंड सेकंड है आपका लीव इंडिया वाला केस। अगर बात करते हैं लीव इंडिया और विजिट इंडिया वाला केस में, जो कि आपकी बेसिक कंडीशंस है, तो कौन सी कंडीशंस को सेटिस्फाइड करना है। तो लीव इंडिया वाले केस में जो कि आपकी फर्स्ट कंडीशन है, ठीक है, फर्स्ट कंडीशन है जो कि 182 डेज या उससे ज़्यादा वाली, ठीक है, वो आपको सेटिस्फाइड करना पड़ेगा। एंड सेकंड विजिट इंडिया वाले केस में भी आपका सेम है। विजिट इंडिया वाले केस में भी आपको जो कि सेटिस्फाइड करना पड़ेगा, वो फर्स्ट कंडीशन जो कि आती है आपकी 182 डेज और मोर वाली कंडीशंस को सेटिस्फाइड करना कंपलसरी है। ठीक है, एंड नेक्स्ट, नेक्स्ट आता है आपका क्रू मेंबर। ठीक है, अब मान लीजिए कोई शिप पे क्रू मेंबर हो, ठीक है, क्रू मेंबर हो, ठीक है, अगर आप विजिट कर रहे हो इंडिया में, देन वो डेट भी आपकी इंक्लूड होगी। एंड जब लीव कर रहे हो, देन वो डेट भी आपकी इंक्लूड होगी। ठीक है, इस चीज़ को याद रखेंगे। कोई भी शिप जब इंडिया में आएगा, देन वो वाली डेट भी आपकी इंक्लूड होगी, और कोई भी शिप इंडिया से बाहर जाएगा, ठीक है, वो इन डेट भी इंक्लूड होगी। ठीक है, आपका विजिट हो गया या फिर डिपर्चर हो गया, ठीक है, दोनों ही डेट आपकी इंक्लूड होगी। ठीक है, जैसे कि एक क्वेश्चंस मैंने कराया था आपको, ठीक है, उसके अंदर में जैसे कि आपका डिस्चार्ज है, ठीक है, ज्वाइनिंग है, ठीक है, ज्वाइनिंग है, जो कि है 6 जून 2024 को, ठीक है, इंडिया आता है। ठीक है, तो यानी कि जो 6 जून है, 6 जून, ठीक है, फिर से रिपीट करो, जो 6 जून है वो आपका काउंट होगा। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी बताया था। और नेक्स्ट जैसे कि आपका साइनिंग ऑफ का है, ठीक है, साइनिंग ऑफ का, ठीक है, तो जो 9 दिसंबर, तो ये वाला डेज भी आपका काउंट होगा। सो आपको स्टे इन इंडिया निकालने के लिए आप क्या करना पड़ेगा, डेज को काउंट करना पड़ेगा। सो देखिए, जो कि है 25 डेज आता है क्यों के लिए, ठीक है, जो 6 जून है, तो जून में कितने डेज होते हैं, 30 डेज होते हैं। ठीक है, तो यानी कि 6 भी आपका काउंट होगा। सो आपका आएगा 25 डेज का। एंड जुलाई 31, ठीक है, जुलाई में होते हैं 31 डेज, जुलाई के बाद अगस्त 31 डेज, फिर सितंबर 30 डेज, अक्टूबर 31, नवंबर 30, एंड जो कि दिसंबर में
ठीक है, कितने डेज ही जो कि इंडिया के अंदर में स्टे है वो है 9 डेज के लिए। तो 9 डेज ठीक है, क्योंकि लिए जो आपका साइनिंग इन एंड साइनिंग ऑफ की डेट ठीक है दोनों ही इंक्लूड होगा, तो वो आता है आपका 187 डेज के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट अब हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आज का सेशन अब यहाँ से स्टार्ट होगा। यह आपका तो पूरा रिवीजन था। ठीक है, अब आज का सेशन स्टार्ट होगा यहाँ से। ठीक है, सो आइए अब आज का सेशन को स्टार्ट करते हैं। टुडे स्टार्ट करेंगे आज हम डीम्ड रेसिडेंट। हम स्टार्ट करेंगे डीम्ड रेसिडेंट से। सो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। ठीक है, पहले हम राइट डाउन करेंगे। ठीक है, पहले हेडिंग डालेंगे डीम्ड रेसिडेंट। डीम्ड रेसिडेंट। डीम्ड रेसिडेंट हेडिंग डालेंगे एंड सेक्शन दैट इज योर सेक्शन 6 सबसेक्शन नंबर 1A दैट इज योर डीम्ड रेसिडेंट। ठीक है, देन हम राइट डाउन करेंगे definition an individual an individual being an Indian Indian citizen Indian citizen having total income having total income having total income other than the the income income from from foreign sources ठीक है, that is that is income income which income which accrue which accrue or or arise arise outside 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 India outside India except income income except exempt income from a business controlled controlled in in or in or in or in or profession profession set up in set up in India। और इसको मैं आपको इजीली लैंग्वेज में भी समझाऊंगा, सो डोंट वरी। ठीक है, इसके आगे लिखेंगे एंड विच इज नॉट एंड विच इज नॉट which is not not deemed to deemed to accrue or accrue or arise arise in in India arise in India exceeding 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 rupees 15 lakhs lakhs during the previous previous year previous year would be
यहीं तक लिख लेंगे, कोई नहीं। बट अब मैं इसको आपको इजीली एक्सप्लेन करता हूँ। सो देखिए क्या बोल रहा है, ठीक है, जो कि आपका इंडिविजुअल है, ठीक है, कौन होना चाहिए, इंडियन सिटीजन होना चाहिए। अगर आपका इंडियन सिटीजन नहीं होगा, अगर आपका इंडियन सिटीजन नहीं होगा, तो हम उसकी इनकम को क्या नहीं मान सकते, डीम्ड रेसिडेंट, उसे हम डीम्ड रेसिडेंट नहीं मान सकते। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे आप। सो और डीम्ड रेसिडेंट का सेक्शन कौन सा आता है, सेक्शन नंबर 6, सब सेक्शन नंबर 1A, दैट इज योर डीम्ड रेसिडेंट। ठीक है, और डीम्ड रेसिडेंट की, ठीक है, जो कि आपकी इनकम है, ठीक है, क्या इनकम विच एक्रू और अराइज आउटसाइड इंडिया, यानी कि जो भी आपकी इनकम एक्रू हो रही है या फिर अराइज हो रही है, फिर जनरेट कह सकते हो उसको, जो कि कहाँ से हो रही है, आउटसाइड इंडिया से हो रही है। ठीक है, उसके लिए इसमें आपका एग्जेप्ट है, ठीक है, इनकम फ्रॉम अ बिजनेस कंट्रोल्ड और प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया, यानी कि जो कि आपका जो कि बिजनेस हो गया या फिर आपका कोई भी प्रोफेशन हो गया, ठीक है, जो कि सेटअप कहाँ पर है, इंडिया के अंदर में, या फिर आप कंट्रोल्ड कहाँ से कर रहे हो, इंडिया से, ठीक है, तो भी आपका क्या मान लिया जाएगा, डीम्ड रेसिडेंट मान लिया जाएगा। एंड नेक्स्ट जो कि है, जो कि आपका विच इज नॉट डीम्ड टू अक्रू और अराइज इन इंडिया, ठीक है, जो कि आपका, ठीक है, अक्रू और अराइज इन इंडिया नहीं है, ठीक है, अगर नहीं है और बट वो हमारा कौन सा है, इंडियन सिटीजन है, तो आपकी जो कि एक्सीडिंग है ₹15 लाख की इनकम को अगर एक्सीड कर जाता है, ठीक है, कौन से ईयर में, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर्स में, सो आपका डीम्ड रेसिडेंट मान लिया जाएगा। ठीक है, वो इंडियन सिटीजन है, ठीक है, जो कि अगर बात करते हैं, ठीक है, फर्स्ट केस जो कि क्या होना चाहिए हमारा, इंडियन सिटीजन, इंडियन सिटीजन, ठीक है, कोई पर्सन हमारा इंडियन सिटीजन है, तो अगर वो, ठीक है, अक्रू और अराइज अगर आउटसाइड इंडिया है, आउटसाइड इंडिया, और उसका जो कोई बिजनेस या फिर कोई भी प्रोफेशन है, ठीक है, वो इंडिया से ही ऑपरेट कर रहा है, तो उसके भी क्या मान लिया जाएगा, तो उसको मान लिया जाएगा डीम्ड, ठीक है, डीम्ड रेसिडेंट मान लिया जाएगा। या फिर आप मान सकते हैं, ठीक है, इंडियन सिटीजन है, ठीक है, या फिर आउटसाइड इंडिया में वर्क करता है, आउटसाइड इंडिया में वर्क करता है, सो उस केसेस में, बट वो कौन है, वो है हमारा इंडियन सिटीजन है, तो भी आपका क्या मान लिया जाएगा, डीम्ड रेसिडेंट मान लिया जाएगा। ठीक है, डीम्ड रेसिडेंट यानी कि डीम्ड का मतलब क्या होता है, सिंपली अगर आप, अगर ऐसे ही आप, अगर आप लेमन लैंग्वेज में बोलिए, तो डीम्ड का मतलब क्या होता है, मान लेना। ठीक है, क्या मान लेना, रेसिडेंट को मान लेना। ठीक है, और कौन से केसेस में, ठीक है, क्या केस होना चाहिए, आपका इंडियन सिटीजन होना चाहिए फर्स्ट, ठीक है, और उसकी जो कि अदर देन इनकम फॉरेन सोर्सेस नहीं होनी चाहिए, ठीक है, इनकम विच अक्रू और अराइज आउटसाइड इंडिया, बट उसका बिजनेस प्रोफेशन क्योंकि सेटअप है पूरा इंडिया के अंदर में, देन इंडिया से वो ऑपरेट कर रहा है अपने बिजनेस को, तो क्या मान लीजिएगा, डीम्ड रेसिडेंट। ठीक है, और जो कि आपको बात करता है, जो कि प्रीवियस ईयर में अगर आपकी टोटल इनकम, क्या बोल रहा हूँ, टोटल इनकम अगर 15 लाख को एक्सीड कर जाती है प्रीवियस ईयर में से, तो भी आपका क्या मान लिया जाएगा, डीम्ड रेसिडेंट मान लिया जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं एडिशनल कंडीशंस की, एडिशनल कंडीशंस की बात कर रहे हैं, ठीक है, लिखेंगे एडिशनल कंडीशंस, एडिशनल, एडिशनल कंडीशंस, ठीक है, आखिर हमारी जो एडिशनल कंडीशंस हैं, ठीक है, उससे हमें क्या निकल के आएगा, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी बात करते हैं हम तो एडिशनल कंडीशंस तो पढ़ रहे हैं, जैसे हमने बेसिक कंडीशंस भी पढ़ी है। बेसिक कंडीशंस में हमने क्या पढ़ा था, हमने अगर बेसिक कंडीशंस की जो कि हमारी कंडीशंस थी, ठीक है, वो अगर सेटिस्फाइड कर जाती है, वन या टू, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों में से एक कंडीशन को अगर सेटिस्फाइड कर जाता है, तो हमारा इंडिविजुअल या फिर आप कह सकते हो पर्सन क्या होगा, या तो हमारा रेसिडेंट होगा,
रेसिडेंट होगा या तो हमारा नॉन रेसिडेंट होगा। ठीक है, ये दो केसेस थे। ठीक है, ये हमारा रेसिडेंट होगा या नॉट रेसिडेंट होगा। अब हम बात करते हैं एडिशनल कंडीशंस की। ये एडिशनल कंडीशंस की अब हम पढ़ने वाले हैं। एडिशनल कंडीशंस, हमें एडिशनल कंडीशन से हमें क्या निकल के आएगा, जो कि आपका निकल के आएगा। ठीक है, रेसिडेंट रेसिडेंट एंड ऑर्डिनली रेसिडेंट, ऑर्डिनली रेसिडेंट, उससे आपको निकल के आएगा क्या, ऑर्डिनली रेसिडेंट आपको निकल के आएगा। एंड नेक्स्ट निकल के आएगा रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनली रेसिडेंट। ठीक है, अगर आपकी जैसे कि आपकी दो कंडीशंस हैं इसके अंदर में भी। ठीक है, अगर दोनों कंडीशंस को अगर क्या करना पड़ेगा, आपको सेटिस्फाइड कराना कंपलसरी है। ठीक है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, जो आपकी दो कंडीशंस आएंगी, ठीक है, एडिशनल कंडीशंस में दो कंडीशंस, जैसे हमने बेसिक कंडीशंस की बात करी थी, तो बेसिक कंडीशंस में कोई एक कंडीशंस को सेटिस्फाइड करना था। एंड जो कि आपकी एडिशनल कंडीशंस, आपको बोथ कंडीशंस को सेटिस्फाइड करना कंपलसरी है। ठीक है, अगर एक कंडीशंस को सेटिस्फाइड करते हो, दूसरे को सेटिस्फाइड नहीं करते, तो आपका नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो जाएगा। ठीक है, हम अगर हमें रेसिडेंट फाइंड आउट करना है, ठीक है, रेसिडेंट चेक करना, तो क्या देखना पड़ेगा हमें, बेसिक कंडीशंस एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, उसके लिए आपको एडिशनल कंडीशंस को चेकआउट करना पड़ेगा। सो आइए अब राइट डाउन करते हैं। ठीक है, पहले, ठीक है, जैसे कि हम कुछ पहले राइट डाउन करेंगे, देन उसके बाद हम कंडीशंस को राइट डाउन करेंगे। डेट इज पहले डेफिनेशन करेंगे, देन करेंगे हम कंडीशंस को राइट डाउन। ठीक है, लिखेंगे ओनली इंडिविजुअल, ओनली इंडिविजुअल, only individual and HUF can be resident, resident can be resident but not, but not but not ordinarily, ordinarily ordinarily resident, ordinarily resident in India, resident in India, in India, all all other classes of, all other classes of, classes of SECs, SEC can be either, can be either, either, yeah, resident, resident and resident or non-resident, non-resident, ठीक है, non-resident a not, are not ordinarily, 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 ordinarily resident person, resident person, resident person is one who satisfied, satisfied, satisfies any one of the conditions, of the conditions, conditions satisfied, satisfied, satisfied condition, satisfied under सेक्शन 6 सबसेक्शन नंबर 6। ठीक है, तो जैसे कि मैंने पहले भी आपको बोला था, ठीक है, अगर हमें बेसिक कंडीशन से क्या निकल के आता है, तो बेसिक कंडीशन से हमारा निकल के आता है रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट। एंड अगर हमें ऑर्डिनली रेसिडेंट जानना है या फिर नॉट ऑर्डिनली रेसिडेंट को पता करना है, देन उसके लिए आपको पता होना चाहिए एडिशनल कंडीशंस। ठीक है, एडिशनल कंडीशंस, ठीक है, जो कि हमने बेसिक कंडीशंस की बात करी थी, तो उसके केसेस में वन कंडीशन को सेटिस्फाइड होना कंपल्सरी था। एंड एडिशनल कंडीशंस के लिए आपको बोथ कंडीशंस को सेटिस्फाइड करना कंपल्सरी है। ठीक है,
एंड अब आते हैं हम कंडीशंस के ऊपर आते हैं, ठीक है। अब लिखेंगे हम पूरी अपनी कंडीशंस, ठीक है। सो वो होने वाली है इंपॉर्टेंट कंडीशंस, उन चीज़ों को याद रखेंगे, ठीक है। फर्स्ट लिखेंगे कंडीशन जो क्या आएगा, सच इफ सच सच individual individual has been non-resident non-resident in in India in India in in any nine out of the 10 previous previous year previous years preceding preceding the relevant previous previous year or second condition if such individual if such individual if such individual as during during the seven during the seven previous year previous year seven previous years preceding the relevant previous year previous year been in in India India for a period for a period of 729 days 729 days 729 days or less और, ठीक है। ये आती है आपकी कंडीशंस, ठीक है। अब बात करते हैं, ठीक है। अभी से समझते हैं, ठीक है। फर्स्ट कंडीशंस क्या थी, जो कि फर्स्ट कंडीशन है, ठीक है। क्या है फर्स्ट कंडीशन, ठीक है, जो कि इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल, ठीक है। तो वो हमारा क्या होगा, नॉन रेसिडेंट इन इंडिया हो सकता है, ठीक है। ठीक है, जो कि आपको जो कि प्रीवियस, ठीक है, प्रीवियस ईयर्स में, जो कि 10 ईयर्स में से 9 ईयर्स में आपको स्टे होना कंपल्सरी है। दैट इज योर फर्स्ट कंडीशन। एंड सेकंड कंडीशन जो कि आपकी 7 प्रीवियस ईयर्स में से, ठीक है, कौन सा, प्रीसीडिंग रेलिवेंट द प्रीवियस ईयर में, जो कि आपका है 729 डेज का स्टे होना चाहिए, ठीक है, या फिर उससे कम का, ठीक है। तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन क्या आती है आपकी, 10 ईयर्स में से, ठीक है, 9 ईयर्स में आपको स्टे होना कंपल्सरी है। कौन से ईयर में, ठीक है, जो कि प्रीवियर प्रीसीडिंग दी रेलिवेंट प्रीवियस ईयर्स में, ठीक है। दैट इज योर फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन, ठीक है, 7 ईयर्स में से, ठीक है, कौन सा केस है ये, हमारा इंडिविजुअल का केस, ठीक है। 7 ईयर्स में से, ठीक है, 7 प्रीवियस ईयर प्रीसीडिंग दी रेलिवेंट प्रीवियस ईयर, ठीक है। 7 ईयर्स में से 729 डेज या फिर उससे कम का क्या होना चाहिए, स्टे होना चाहिए। देन ये आती है आपकी एडिशनल कंडीशंस, जो आपकी बहुत कंडीशंस है, ठीक है, एडिशनल कंडीशंस, ठीक है, इन दोनों को ही सेटिस्फाइड करना कंपलसरी है, ठीक है। इसके बाद एक चीज आपको इम्पोर्टेंट लिखवाता हूँ, ठीक है, उसे एरो बना के लिख लेंगे, एरो, ठीक है। क्या लिखेंगे, डीम्ड रेसिडेंट
deemed resident resident under section under section 6 subsection number 1A is is always is always is always RNOR। ठीक है, इस चीज को आप याद रखेंगे हमेशा। ठीक है, जो कि एक हमारा डीम्ड रेसिडेंट है। ठीक है, डीम्ड रेसिडेंट है, वो ऑलवेज क्या रहेगा, वो ऑलवेज रहेगा रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट माना जाएगा। ठीक है, इस चीज को याद रखेंगे। ठीक है, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट माना जाएगा। डीम्ड रेसिडेंट, कोई भी हमारा अगर डीम्ड रेसिडेंट होगा देन उसका स्टेटस क्या होगा, RNOR का स्टेटस होगा। ठीक है, ये आती है आपकी कुछ बेसिक कंडीशंस एंड एडिशनल कंडीशंस। इसके बाद एक क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, दैट इज योर इलस्ट्रेशन नंबर सेकंड। ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर सेकंड, आप बुक को ओपन कर लेंगे। ठीक है, मैं क्वेश्चंस को रीड कर दूंगा। ठीक है, देन इसी में ही सॉल्यूशन करेंगे। मैं क्वेश्चन को राइट डाउन नहीं करूंगा। देन आप बुक को ओपन कर लेंगे। ठीक है, सो 5 सेकंड में आप बुक को ओपन कर लेंगे, देन हम आगे चलेंगे। सो अभी तक आपने चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड एंड हम बात करेंगे अब नेक्स्ट में, दैट इज योर इलस्ट्रेशन नंबर सेकंड। ठीक है, आई होप आपने बुक को ओपन कर लिया होगा। सो अब मैं क्वेश्चन को करता हूँ रीड। सो ध्यान से सुनेंगे या फिर आप बुक को भी ओपन करके देख सकते हैं। दैट इज योर इलस्ट्रेशन नंबर सेकंड। हम पूरा मॉड्यूल ही में से करने वाले हैं। ठीक है, हम मॉड्यूल से बाहर कुछ भी नहीं करेंगे। सो मॉड्यूल ही हमारे लिए गुरु ग्रंथ है। ठीक है, आप कह सकते हो बाइबल है। ठीक है, या फिर आपकी जो भी आप जिस भी ईश्वर को मानते हो देन उनकी, जैसे कि आप आप अगर क्रिश्चियन हो तो बाइबल हो गया। ठीक है, जैसे कि ऐसे ही आप अगर मुस्लिम है डेंट आपके लिए हो जाएगी कुरान। डेट इज योर, ठीक है, जो भी आप जिस भी बुक को अगर आप रीड करते हो, ठीक है, वो उसको आप मान सकते हो। ठीक है, ये आपके लिए गुरु ग्रंथ है। ठीक है, बस इतना ही मान के चले। ठीक है, जो इलस्ट्रेशन नंबर सेकंड, दैट इज योर ब्रिट ली एंड ऑस्ट्रेलियन, ठीक है, क्रिकेट प्लेयर है। कौन है, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट प्लेयर है। ठीक है, ब्रिट ली, ठीक है, वो कहाँ आता है, ठीक है, विजिट कर रहा है इंडिया में। ठीक है, 100 डेज के लिए इन एवरी फाइनेंशियल ईयर में। ठीक है, आपको कौन सा फाइनेंशियल ईयर होता है तो इसमें आपका ये भी बता देता हूँ। आपका फाइनेंशियल ईयर होता है 31 मार्च टू, सॉरी, 1 अप्रैल टू 31 मार्च। ठीक है, यह होता है आपका फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, इसे आगे रीड करता हूँ। दिस हैज बीन इन हिज प्रैक्टिस फॉर द पास्ट 10 फाइनेंशियल ईयर। एंड फर्स्ट दे रखा है आपको फाइंड आउट करना है रेसिडेंशियल स्टेटस एंड असेसमेंट ईयर गिवन है 2025 to 26। एंड सेकंड पार्ट है आपका बी पार्ट, वुड योर आंसर चेंज इफ द अब फैक्ट, ठीक है, एवो फैक्ट जो ऊपर फैक्ट्स दिए हैं, ठीक है, क्या आप उससे आंसर चेंज करना चाहते हो या नहीं। ठीक है, उसके बाद करते हैं, आगे रीड कर रहा हूँ। रिलेट टू श्रीनाथ एंड इंडियन सिटीजन हु resides in Australia and represents the Australian cricket team। सी पार्ट आता है आपका, what would be your answer if Srinath had visited India for 120 days instead of 100 days every year including प्रीवियस ईयर 24 to 25। सो फर्स्ट कंडीशंस को देख के चेकआउट करेंगे। ठीक है, जो कि फर्स्ट कंडीशन में क्या करना है आपको, डिटरमाइन करना है आपको रेसिडेंशियल स्टेटस कौन से पर्सन का, मिस्टर ब्रीट ली का। आपको क्या करना है, रेसिडेंशियल स्टेटस को फाइंड आउट करना है। एंड असेसमेंट ईयर गिवन है, दैट इज योर 25 to 26। सो स्टे इन इंडिया गिवन है 24 to 25 का, 100 डेज का। ठीक है, आइए करते सॉल्यूशन। फर्स्ट फर्स्ट क्या करना है, हमें डिटरमाइन करना है। ठीक है, फर्स्ट को हम सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, जो कि प्रीवियस ईयर है। ठीक है, प्रीवियस ईयर 24 to 25 कितनी डेज का स्टे है, वो स्टे है 100 डेज का।
गिवन है, ठीक है, प्रीवियस ईयर का स्टे गिवन है हमें 100 डेज का एंड। नेक्स्ट है आपका जो कि फॉर प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर का, ठीक है, फॉर प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर हो गया आपका, फॉर प्रीवियस फॉर प्रीवियस ईयर, ठीक है, फॉर प्रीवियस ईयर जो कि हो गया आपका 100 डेज, ठीक है, और नेक्स्ट जैसे कि 4 ईयर्स, ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपको 400 डेज, 400 डेज, ठीक है। आपको क्या क्या मिल गया, ठीक है, प्रीवियस ईयर का स्टे है 100 डेज, एंड फोर प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर का स्टे है 400 डेज, एंड नेक्स्ट अब जो हम कैलकुलेशन करेंगे हमारा 400 डेज कैसे आया है, ठीक है, उसको भी हम सोल्व करके दिखाएंगे, ठीक है, टेबल वाइज। एंड 23 to 24, ठीक है, 23 to 24 का डेज का स्टे कितना है, 100 डेज, 100 डेज, एंड 22 and 23, 100 डेज, 100 days, and 21 to 22, that is your 100 days, and 22 and 21 to 100 days, ये हो जाएगा आपका टोटल 400 डेज, 400 डेज, ठीक है, ये हो जाएगा आपका पूरा 400 डेज, ठीक है। और अगर हम एडिशनल कंडीशंस को फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, ठीक है, जो अगर हम बेसिक कंडीशन की बात करते हैं, ठीक है, फर्स्ट जो कि आपकी बेसिक कंडीशन क्या कहती है, फर्स्ट कंडीशन 182 डेज या उससे मोर वाली, ठीक है, तो उस कंडीशन को सो ये कर रहे हैं हमारा सेटिस्फाइड, ठीक है, 400 डेज का स्टे दिखा के, सो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा रेसिडेंट हो जाएगा। अब हमारा ऑर्डिनरी रेसिडेंट चेकआउट करेंगे, ऑर्डिनरी रेसिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, एडिशनल कंडीशन को सेटिस्फाइड करना पड़ेगा। एडिशनल कंडीशन क्या कहती है, प्रीवियस प्रीवियस कितना, प्रीवियस 10 ईयर्स में से कितना, 7 ईयर्स में आपका स्टे होना कंपल्सरी है, सो जो कि आपका आता है 7, ठीक है, अगर 7 ईयर्स का निकालेंगे, ठीक है, एडिशनल कंडीशन को सेटिस्फाइड करें, सो आपको जो कि अगर प्रीवियस ईयर, ठीक है, प्रीवियस ईयर, ठीक है, 7 प्रीसीडिंग अगर 7 ईयर्स का निकालेंगे, सो कितना आएगा, 100 × 7 = 7 = 700 डेज, ठीक है, 700 डेज। अब इसको आप कैलकुलेट भी करके दिखा सकते हैं, 22 to 24, 22 to 23, 21 to 22, ऐसे देन जैसे मैंने ये इसमें करके दिखाया, देन इसमें आप भी कर सकते हो, ठीक है, ऐसे ही 23 से स्टार्ट होगा आपका, 7 ईयर्स तक का आप प्रीवियस चले जाएंगे, देन जो कि आपका 1 ईयर के अंदर में कितने का स्टे है, 100 डेज का, तो कितने का गिवन हो गया, ठीक है, 700 डेज, ठीक है, और जो कि कहता है कि क्या कहता है, तो जो कि कहता है आपका स्टे इन इंडिया ड्यूरिंग द पास्ट 7 प्रीवियस ईयर का लेस देन है, ठीक है, 730 डेज, ठीक है, तो ही इज नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट, ठीक है, सो ये हमारा नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट माना जाएगा, ठीक है। सो इसके केसेस में आपको जब आप आंसर लिखोगे तो आपको बेसिक कंडीशंस भी लिखनी होगी एंड एडिशनल कंडीशंस भी लिख के दिखानी पड़ेगी, ठीक है। सो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे, तो ये हमारा कौन सा केस हो जाएगा, ठीक है, ये तो हो जाएगा हमारा रेसिडेंट है, कौन है हमारा, ये हमारा रेसिडेंट है, रेसिडेंट है, एंड बट नॉट बट नॉट ऑर्डिनरली बट नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट, ठीक है, है हमारा रेसिडेंट एंड बट नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट, एंड सेकंड कंडीशन आती है आपकी, जो कि आपको फैक्ट्स दिए गए थे, ठीक है, तो जो कि मिस्टर श्रीनाथ कहते हैं, जो कि इंडियन सिटीजन था, हु रिसाइडिंग इन ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, विजिट इंडिया केस में, ठीक है, तो ही वुड बी ट्रीटेड एज नॉन रेसिडेंट इन इंडिया, ठीक है, नॉन रेसिडेंट इन इंडिया, क्योंकि आ गया, क्योंकि 120 डेज का से कम का स्टे है, तो जो कि हमारी फर्स्ट कंडीशन आती है वो कितना आती है, 182 डेज या उससे ज़्यादा का स्टे होना चाहिए, बट इस केसेस में आपको 120 डेज का स्टे, ठीक है, लेस देन है, ठीक है, सो
आपका। एंड सी पार्ट आता है आपका, जो कि आता है आपका, ठीक है, जो श्रीनाथ की टोटल इनकम है वो एक्सीडिंग इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज की, जो की थी आपकी एक्सीड ₹15 लाख की, एंड रेसिडेंट बट नॉट ordinarily resident in India for the previous year 24 to 25, and since his stay in India is 120 days in the previous year 24 to 25, and 400 days का stay 120 days into 4 years, ठीक है, then that is your 480 days का, ठीक है, that is your answer सी पार्ट का। एंड आपका इलस्ट्रेशन नंबर 3, जो इलस्ट्रेशन नंबर 3 है वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद। और अभी तक आपने चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं करा है, सो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।